गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास के पहले ही लेक्चर में हम बता दिए थे इतिहास की परिभाषा। साथ ही यह भी बताए थे कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। अभी हम लोग वर्तमान में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। पुनः प्राचीन भारत के इतिहास को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। हम लोग सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े, फिर वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़े, उसके बाद बौद्ध धर्म पढ़े, फिर जैन धर्म पढ़े और फिर हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़े। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है दोस्तों, जब पूरा भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था और 16 महाजनपदों की सूची जो प्राप्त होती है यह बौद्ध धर्म का एक शाखा है अंगुत्तर निकाय, उससे मिलती है। साथ ही जैन धर्म का भी एक शाखा है भगवती सूत्र, उससे भी इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अथवा बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची हम लोगों को प्राप्त होती है। इन 16 महाजनपदों में से मगध जो है सर्वशक्तिशाली समय के साथ बनकर सामने आता है और मगध राज्य का उत्कर्ष होता है। मगध राज्य का संस्थापक अगर देखा जाए तो बृहद्रथ को माना जाता है। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था, जो महाभारत में एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर भी था, जिसको भीम ने मारा था कृष्ण की सहायता से। और बृहद्रथ के पिता का नाम वसु था। बृहद्रथ की राजधानी राज्य की राजधानी जो थी राजगृह थी, जिसको राजगीर भी कहते हैं, और इसको उन्होंने वसुमती नाम भी दिया था अपने पिता के नाम पर। बता दिए थे बृहद्रथ के पिता का नाम वसुमती था, वसु के नाम पर ही बृहद्रथ ने अपनी राज्य की राजधानी का नाम वसुमती राजगीर अथवा राजगृह रखा था। बृहद्रथ के बाद उसके पुत्र जरासंध राजगद्दी पर बैठता है और वह अत्यंत क्रूर और बहादुर शासक था। इतिहास में अत्यंत क्रूर और बहादुर शासक के रूप में उसका वर्णन किया गया है। साथ ही महाभारत में भी इसका वर्णन किया गया है। जरासंध कई राजाओं के राज्य को युद्ध में जीतकर और उन राजाओं को बंदी बना लेता है, जो उस समय के जो श्री कृष्ण भगवान थे उनको बहुत गलत लगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने भीम की सहायता से भेष बदलकर जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा, जिसमें भीम ने जरासंध को हत्या कर दिया था। उसके बाद उन सभी बंदी बनाए गए राजा को मुक्त करा लिया गया। बृहद्रथ वंश के बाद मगध पर हर्यक वंश की नींव रखी जाती है, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना गया है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मगध राज्य का संस्थापक कौन था तो बृहद्रथ होगा, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था तो आपका उत्तर बिंबिसार होना चाहिए। बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना गया है, क्योंकि बिंबिसार ने मगध का बहुत विस्तार किया था। विभिन्न नीतियों के माध्यम से, वैवाहिक नीति, युद्ध नीति, विभिन्न नीतियों को अपनाते हुए मगध का असीम विस्तार किया था। तो इसलिए बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना गया है। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश की नींव रखी जाती है, उसके बाद नंद वंश की नींव रखी जाती है और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को युद्ध में पराजित करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी हत्या कर दी, धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश का नींव रखा। तो अभी हम लोग वर्तमान में मौर्य वंश पढ़ रहे हैं। मौर्य वंश का एक लेक्चर हम ले चुके हैं, जो यूट्यूब पर आपको उपलब्ध मिल जाएगा। यदि आप आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से सर्च करते हैं तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही जिन जिन अध्याय का अभी हमने बखान किया है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसे पढ़कर आप भारतीय इतिहास के बहुत ही अच्छे ज्ञाता बन सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं फिर से आप सभी को
अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चैनल का जो हेडिंग है, यहाँ पर ये वीडियो बोर्ड पर बहुत लंबा हो जाने के कारण हेडिंग कट जा रहा है, जिस कारण अपना चैनल का नाम यहाँ लिख दिए हैं, आस्था जीएस रिसर्च सेंटर हमारा चैनल का नाम है। सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है, वहां पर संलेखन विधि या संतरा विधि से, जैन धर्म के अनुसार संलेखन विधि या संतरा विधि से उपवास द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार राज गद्दी पर बैठा, जिनका कार्यकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक होता है। कोई दोस्त हमसे पूछ रहे थे कि बीसी का मतलब क्या होता है, तो बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो जीसस थे, जीसस उनके जन्म के पूर्व के साल को उल्टा हम लोग पढ़ते हैं, तो बिंदुसार का कार्यकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक माना गया है। बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक के भी नाम से जाना जाता था। जैन साहित्य में जैस लिखा गया था, दोस्तों माफ कीजिएगा, जैन साहित्य में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, जबकि राजवल्ली कथा में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया, सिंहसेन, जबकि जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे, और आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादन जो किया था वो थे मखली पुत्र गोसाल। और ये जो थे मखली पुत्र गोसाल महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के ही समकालीन थे। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक बने और महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बने, उसी प्रकार मखली पुत्र गोसाल को आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। इसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में पिंगलवास नामक एक भविष्यवक्ता रहता था, वो भी आजीवक संप्रदाय का ही था। पिंगलवास नामक एक भविष्यवक्ता रहता था। बिंदुसार के राज दरबार में, बिंदुसार के राजसभा में 500 सदस्यों का एक मंत्री परिषद होता था, जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था, जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था। बिंदुसार के दरबार में दोस्तों 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद होती थी, जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था, यानी कि प्रधानमंत्री हो गया, खल्लाटक कहलाता था। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टोलेमी द्वितीय, मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टोलेमी द्वितीय ने अपना राजदूत डायोनिसियस, मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टोलेमी द्वितीय ने अपने राजदूत डायोनिसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एंटियोकस प्रथम जो कि सीरिया का नरेश था, सीरिया का राजा था, एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। सब ये शॉर्ट में लिख दिए हैं दोस्तों, कुछ ऐसा नहीं समझिएगा कि कुछ छोड़ दिए, शॉर्ट में हम लिखे हैं कोड भाषा में। आप जब नोट कीजिएगा तो पूरा ही लिख दीजिएगा। एंटियोकस प्रथम जो कि सीरिया का राजा था, उन्होंने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से सूखी अंजीर, अंगूरी शराब, मीठी शराब भी इसको कहते हैं, सूखी अंजीर और मीठी शराब या अंगूरी शराब तथा एक दार्शनिक की मांग सीरिया नरेश से किया था। सीरिया के नरेश ने 3 मांगों में से 2 मांग पूरा किया, सूखी अंजीर और अंगूरी शराब भेज दिया, तथा दार्शनिक को नहीं भेजा। साफिस्ट को दार्शनिक बोलते हैं, साफिस्ट को दार्शनिक बोला जाता है। दार्शनिक को छोड़कर शेष दोनों मांगों को पूरा किया तथा कहा था कि हमारे यहाँ दार्शनिक भेजने की प्रथा नहीं है। बिंदुसार के कार्यकाल में ही तक्षशिला, पश्चिम उत्तर क्षेत्र में स्थित तक्षशिला प्रांत में विद्रोह हो जाता है। विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुशील को भेजा था। पहले सुशील को, ये कुछ कट गया होगा दोस्तों, तो उसको आप समझ लीजिएगा हमारी भाषा से। बिंदुसार ने तक्षशिला में उत्पन्न विद्रोह को दबाने के लिए अपने बड़े पुत्र सुशील को भेजा था, जो असफल रहा था, जो पूरी तरह विद्रोह को दबाने में
सफल नहीं रहा था अथवा असफल रहा था, उसके बाद बिंदुसार ने अशोक को भेजा जो पूरी तरह सफल रहा था। इसी के बाद या इसी युद्ध के बाद या इसी विद्रोह को दबाने के बाद जब तक्षशिला में हुए विद्रोह को अशोक ने पूरी तरह दबाने में सफलता प्राप्त किया, और तभी से यह माना जाने लगा कि अशोक में राजा बनने, आगे के राजा बनने की सभी गुण मौजूद हैं। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो जाती है। उसके बाद मौर्य वंश का राजा अशोक बनता है, जिसका कार्यकाल 273 से 232 बीसी या कहीं कहीं 269 से 232 बीसी तक माना गया। ऐसा इसलिए दोस्तों कि बिंदुसार के मरने के बाद एक प्रकार का घर में ही गृह युद्ध जैसा फिर जाता है, तथा यह माना गया है कि राज्य तो उसको 273 ईस्वी में ही प्राप्त हो गया था, लेकिन 4 वर्ष के बाद उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था 269 बीसी में, यानी कि 269 ईसा पूर्व में। और 4 वर्षों में यह माना गया है कि उन्होंने, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त किया था। तो ऐसा करने में, गृह युद्ध समाप्त करने में उसको 4 वर्ष लग गया था। और अशोक का कार्यकाल जो माना जाता है, शासन की कालावधि, अशोक के शासन की कालावधि 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक माना गया है। अशोक प्रथम सम्राट था जिसने अपनी अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक इतिहास में पहला शासक था जिसने अपनी अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। राजा बनने से पहले वह अवंती का राज्यपाल था। राजा बनने के पहले अवंती और तक्षशिला का राज्यपाल भी था। जब राजा नहीं था उस समय अवंती एवं तक्षशिला का राज्यपाल था। शिलालेख जो होते हैं दोस्तों, पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। उसको हम लोग शिलालेख किसको कहते हैं? पहाड़ों को काटकर उसको समतल करते हुए उस पर लेख लिखे जाते हैं, उत्कीर्ण किए जाते हैं, उसको शिलालेख कहते हैं। गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उद्गोलम, गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उद्गोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक प्रारंभ में अत्यंत क्रूर था। यह इतिहासकारों द्वारा वर्णन किया गया है कि अशोक प्रारंभ में अत्यंत क्रूर था तथा राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या किया था, जो हत्या करने में लगभग उसको 4 साल लग गया। उसके बाद राजगद्दी पर बैठकर उन्होंने राज्याभिषेक करवाया था 269 ईसा पूर्व में। प्रथम पत्नी जो थी, अशोक की प्रथम पत्नी देवी थी, और इसी देवी से इसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था। तथा महेंद्र और संघमित्रा को बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गया था। अशोक का प्रयाग स्थित शिलालेख, प्रयाग यानी इलाहाबाद में स्थित जो शिलालेख है, इसी को इलाहाबाद अभिलेख कहते हैं। इसी को रानी का भी अभिलेख कहते हैं, रानी का अभिलेख कहते हैं, जिसमें समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी उत्कीर्ण है तथा जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है। मैं अशोक की एकमात्र रानी कारुवाकी का उल्लेख है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति लेख में अशोक का प्रयाग स्थित अभिलेख जो है, अशोक का प्रयाग स्थित शिलालेख है, इसको इलाहाबाद अभिलेख, रानी का अभिलेख, जिसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है। मैं अशोक की एकमात्र रानी कारुवाकी का उल्लेख है। पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है। अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। उद्गोलम अभिलेख में अशोक का नाम देवनाम प्रिय मिला है। महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब 261 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 269 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, और इसके बाद 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार कर लेता है। तथा वहां जो युद्ध में नरसंहार को उन्होंने देखा, तो उस नरसंहार से अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है तथा उन्होंने अपनी युद्ध नीति को बदल देता है तथा राज्य विस्तार के लिए अब उन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपना लिया था। अशोक
ने बौद्ध धर्म की दीक्षा देवगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिया था। इस प्रकार देवगुप्त अशोक का बौद्ध गुरु था। कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लिया था। अशोक ने धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लिया था। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध के बाद धर्म का मार्ग अशोक ने युद्ध मार्ग के स्थान पर धर्म का मार्ग अपना लिया था। अंतिम शासक बृहद्रथ था, माने कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। और बृहद्रथ को उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। और अशोक की मृत्यु जो हुई थी 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये तो सर दोस्तों आज का क्लास जिसे हम काफी विस्तार से पढ़ाए हैं। आइए एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसका कार्यकाल 222 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। जैन साहित्य में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, जबकि राजवली कथा में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो माने जाते हैं मखली पुत्र गोसाल को माने जाते हैं। मखली पुत्र गोसाल बुद्ध और बौद्ध और जैन के बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी के समकालीन ही थे। तो आजीवक संप्रदाय जो है एक अलग ही धर्म है, जिसके संस्थापक मखली पुत्र गोसाल हैं। इसके दरबार में पिंगलवास नामक एक भविष्यवक्ता रहता था, जो लोगों का भविष्य बताता था, तथा यह भी पिंगलवास जो थे आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। बिंदुसार का राज्यसभा में 500 सदस्यों का एक मंत्री परिषद होता था, जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था। मिस्र की शासक फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था, जिसका नाम डायनोसियस था। एंटियोकस प्रथम, जो कि सीरिया का नरेश था, सीरिया का नरेश एंटियोकस प्रथम ने भी अपना राजदूत डायनेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से सूखी अंजीर, अंगूरी शराब, जिसको मीठी शराब भी कहते हैं, और एक दार्शनिक की मांग की थी। तो दार्शनिक भेजने की प्रथा सीरिया की सभ्यता में नहीं थी, तो माफी मांगते हुए सूखी अंजीर और अंगूरी शराब सीरिया नरेश द्वारा बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। और दार्शनिक को साफिस्ट भी कहते हैं। तक्षशिला जो कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित एक राज्य था मगध साम्राज्य का। तो तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने पुत्र सुसीम को भेजा था, जो विद्रोह को दबाने में पूरी तरह सफल नहीं रहा था। उसके बाद बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा था, जो विद्रोह को दबाने में पूरी तरह सफल रहा। और तब से ही यह माना जाने लगा था कि अशोक में राजा बनने की काबिलियत है। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो जाती है। इसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक राजगद्दी पर बैठा। अशोक को राज्य तो 273 ईसा पूर्व में ही मिल गया था, लेकिन घर में ही एक राजा बनने की होड़ में गृह युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध को शांत करने में अशोक को 4 वर्ष लग जाता है, तथा इतिहासकारों द्वारा यह व्याख्या किया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या। अशोक प्रारंभ में बहुत क्रूर शासक था और अशोक ने इस गृह युद्ध के दौरान अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज्य प्राप्त किया था, तथा 269 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। अशोक पहला सम्राट था जिसने अपनी अभिलेखों की सहायता से अपनी प्रजा से सीधा संबंध अशोक प्रथम शासक था जिसने अपनी अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। राजा बनने से पहले वह अवंती और तक्षशिला का राज्यपाल भी था। शिलालेख जो होते हैं पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, तो उसे ही हम लोग शिलालेख कहते हैं। गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उद्गोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक प्रारंभ में अत्यंत क्रूर था। ये देखिए इतिहासकारों का वर्णन आ गया।
अशोक प्रारंभ में अत्यंत क्रूर था तथा राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या किया था। प्रथम पत्नी अशोक की प्रथम पत्नी देवी थी तथा इसी पत्नी से उनको पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा प्राप्त हुआ था। अशोक का प्रयाग स्थित शिलालेख जो इलाहाबाद अभिलेख कहलाता तथा इसी को रानी का अभिलेख भी कहते हैं तथा इसी में समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख भी उत्कीर्ण है तथा जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है। में अशोक की एकमात्र पत्नी कारुवाकी का उल्लेख है, रानी का अशोक की रानी कारुवाकी का उल्लेख है। इस कारण अशोक के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को इलाहाबाद अभिलेख या रानी का अभिलेख भी कहते हैं। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। अशोक को देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख उद्गोलम अभिलेख में मिलता है। महत्वपूर्ण घटना जो होती है 261 ईसा पूर्व में, जब अशोक ने कलिंग यानी कि उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा, कलिंग पर आक्रमण किया था तथा उसकी राजधानी तोसली पर आक्रमण कर लिया था। इस युद्ध में देखे गए नरसंहार से और जो पीड़ित जो थे सेनाओं का जो भारी संख्या में सेना घायल हुए थे तथा मारे गए थे, कुछ घायल जो हुए थे उनके द्वारा चीख जो सुनाई पड़ती थी, उन चीख को सुनकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और इसी के बाद अशोक युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति अपना लेता है। 261 ईसा पूर्व में अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। धम्म की दीक्षा अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिया था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इस युद्ध के बाद धम्म का मार्ग अपना लिया था अशोक ने, और अशोक ने धम्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिया था। अंतिम शासक बौद्ध चंद्रगुप्त मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर शुंग वंश की नींव रखी थी। अशोक की मृत्यु जो हुई थी 232 बीसी में, यानी कि 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये था दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पूरी तरह से अच्छे से पढ़े। इसके बाद हम लोग मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन धर्म आदि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक और लेक्चर हम लोगों को लगेगा। तो मौर्य साम्राज्य पूरी तरह हम लोग 3 लेक्चर में खत्म करेंगे। तो ये अभी भी हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मगध साम्राज्य फैलता चला गया। अब मगध साम्राज्य के संदर्भ में दोस्तों पढ़ाए थे पहले कि मगध साम्राज्य का संस्थापक जो थे बृहद्रथ थे, और मगध साम्राज्य के अंतिम राजा भी बृहद्रथ ही थे, जिसकी हत्या बृहद्रथ के ही सेनापति ने कर दिया था, जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग था, और उसके बाद उन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया था। तो ये था दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी करें। कमेंट में क्लास कैसा लगा आप कमेंट में लिखिए। अगर कुछ खामी नजर आती है तो उन्हें भी लिखें, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में उस सुधार करते हुए वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूँ। गुड इवनिंग अगेन।